नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज ये हिंदी का जो ये केवीएस TGT-WE में पेपर आया था शुरुआती, वो बता रही हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अब पहले यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। एक एक पशु, एक एक पक्षी किन चीजों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है? इसमें लिखा है एक एक पशु, यहां मिल गया ना, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। तो कितनी स्मृतियों का, ये आंसर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। लेखक का कहना है कि अनेक पशु पक्षी, महान व्यक्ति आदि भारतवर्ष में आए और चले गए, किंतु उनकी स्मृतियों का भार आज भी मानव जाति के समक्ष उपस्थित है। स्मृतियों का अर्थ है यादें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें दूसरा पढ़ना पड़ेगा। अशोक को भी अपनी स्मृति परंपरा है, अशोक की भी, आम की भी है, बकुल की है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? ठीक है, ये लिखा है इसमें। और फिर यहाँ पे जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रतनमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। ठीक है, अब यहां तक भी देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है, स्वर्गीय वस्तुएं डैश से मिले बिना डैश नहीं होती। गद्यांश के आधार पर किन दो शब्दों के प्रयोग से यह वाक्य ठीक बनेगा? देखिए, अब इसको हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ छोड़ा शरीर जलकर, क्योंकि यहाँ पे तो वो नहीं लाइन लिखी हुई है। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रतनमय धनुष टूटकर खंड खंडों धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नहा स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्प में बदल गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो इसने क्या पूछा है? स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना डैश नहीं होती। यह लाइन लास्ट में लिखी है कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो यानी कि धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब लेखक का कहना है कि जो आकाशीय वस्तुएं हैं जब तक पृथ्वी पर नहीं आती तब तक उनकी सुंदरता और मनमोहकता अधिकतम नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट, भारतवर्ष के किसने महामानव समुद्र कहा था? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है कि भारतवर्ष को किसने महामानव समुद्र कहा था? ये शुरू में ही दिया है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगर आप पैरा देखें, इसमें फर्स्ट पैरा में रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा था। तो ये गद्यांश तो इजी है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, इंद्रनील मणियों का बना हुआ डैश भी टूट गया। अब ये हमने कहीं पढ़ा था, इंद्रनील मणियों का बना हुआ। अब देखिए इंद्रनील मणियां कहाँ लिखा है? इंद्रनील मणियां, आप इधर देखिए, इंद्रनील, अगर यहाँ हम इसको थोड़ा सा इसको हम देखें तो यहाँ कहीं इंद्रनील लिखा होगा। इधर कहीं ये रहा, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। तो कोटि देश भी टूट गया। तो यहाँ अगर आप देखें तो इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब यह है कि लेखक का कहना है कि इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। इंद्रनील मणियों से आशय नीले रत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का क्या उचित शीर्षक हो सकता है? देखिए, महामानव समुद्र यही होगा, जो इस गद्यांश में मेन दिया हो वही आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, महामानव समुद्र का अर्थ है कि एक ऐसा समुद्र जिसमें अनेक चीजें समाई हुई हैं। महामानव समुद्र उचित टाइटल हो सकता है क्योंकि लेखक ने बताया कि किस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी भारतवर्ष को इसी नाम से पुकारा है। ठीक है, समुद्र से अर्थ है अर्चा वर्चस्व वाला।
जिस प्रकार भारत अनगिनत जीव जंतुओं, महान मानवों, रत्न राजाओं महाराजाओं की खादानों आदि का भंडार है, भारत के लिए महामानव की उपाधि सर्वोत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पे महामानव समुद्री इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मनपसंद मेरी किताब मिल गई, नहीं। मेरी किताब मनपसंद मिल गई, नहीं। मेरी मनपसंद किताब मिल गई, ये राइट ऑप्शन है। ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती है। पुनरावृत्ति, वचन, पदक्रम आदि संबंधित अशुद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा वाक्य शुद्ध है? थर्ड। नेक्स्ट है, शेखी सेठ को धोती भाड़े की, इस कहावत के उचित अर्थ का चयन करें। देखिए, इसका होगा शेखी सेठ की धोती फाड़े की, एक मुहावरा है। इस कहावत के उचित अर्थ है कि कुछ ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना। इसका मतलब क्या है कि जैसे शेठ किशोरी लाल इस समय पूरे खोखले हो चुके हैं, मगर फिर भी उनका हाल शेखी सेठ की धोती भाड़े का है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका ये है, जैसे शर्म, यहाँ पे बाकी इसका जो कहावत है इसका यही है कि आपके पास कुछ नहीं भी है तब भी आप क्या कर रहे हो? बड़प्पन दिखा रहे हो। कुछ ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना। ठीक है, अच्छा, अब ये सब जैसे सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं, इसका मुहावरा है। इसकी कहावत है, शेरों का मुंह किसने धोया, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए उपसर्ग का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? जैसे परा। ठीक है, उपसर्ग, पराया शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। पर उपसर्ग का अर्थ है दूसरे का या विपरीत। ठीक है, तो इसमें जैसे इसका जो राइट आंसर आएगा कि निम्न कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। परा जो उपसर्ग है ये पराक्रम में है, ये परामर्श में है, ये पराजय में है, लेकिन पराया में नहीं है। ठीक है, पराया शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि परा शब्द को हटाने के बाद या शब्द बचता है। ठीक है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, पर उपसर्ग का अर्थ है दूसरे का या विपरीत। अब जैसे आपका हो गया, तो इसीलिए पराक्रम, परामर्श, पराजय, यह तीनों शब्द परा उपसर्ग के प्रयोग से बने हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश या व्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो यह हमेशा पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। कौन सा? अलंकारिक, सामाजिक, लौकिक या व्यापारिक। देखिए, अलंकारिक शब्द में जो इक प्रत्यय का प्रयोग ठीक से नहीं किया गया है। बाकी इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं, जैसे सामाजिक है, लौकिक है, व्यापारिक है, इतिहास है, संसार है। सामाजिक को हम क्या लिख सकते हैं? समाज प्लस इक। लौकिक को हम लिख सकते हैं लोक प्लस इक। व्यापारिक को हम लिख सकते हैं व्यापार प्लस इक। इसको आप तोड़िए पहले, व्यापार प्लस इक। ठीक है, और संसार, संसारिक। तो अलंकारिक शब्द में इक का प्रयोग ठीक से हुआ ही नहीं है। शुद्ध शब्द इसका होगा आलंकारिक। यहां पे क्या आना चाहिए? आलंकारिक, आलंकारिक, राइट। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए कौन सा शब्द नहीं है इक प्रत्यय से? अलंकारिक, ये गलत है। दीर्घ, अच्छा ये है, इसमें आपका मिस हो गया होगा। ये क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? ठीक है, अवयवी भाव, बहुव्रीहि समास, द्विघी समास या द्वंद्व समास। देखिए, दीर्घ बाहु में समास है बहुव्रीहि समास। क्यों है? समास विग्रह अगर हम करते हैं तो दीर्घ बाहु मतलब लंबी है भुजाएं, दीर्घ मतलब लंबी। तो वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दीर्घ बाहु में पीताम्बर भी आता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, जिसको हम श्री कृष्ण बोलते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसको गणेश जी बोलते हैं। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अवयवी, तो यहाँ पे जो ये आपका दीर्घ बाहु समास है, इसके एग्जाम्पल्स ये बहुव्रीहि समास है। और इसमें जैसे एक हो गया पीताम्बर, एक हो गया लंबोदर, ठीक है, एक होगा श्वेतांबर।
श्वेतांबर, ठीक है। तो ये तो द्विगु समास वो होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अब ये हम बाद में बताएंगे, जैसे दोपहर, शताब्दी, चौराहा। तो दोपहर में दो पहर हो गया, जैसे एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। तो दो पहरों का समाहार, शताब्दी में 100 साल, चौराहा में 4 राहु का, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, बर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निमिलित, कुशासन, आमिष या गृहस्थ। आमिष शब्द शुद्ध ही नहीं है। क्यों? आमिष का अर्थ क्या होता है? मांस से संबंध रखने वाला। आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष। निरामिष, ठीक है। ये इसका क्या होता है? अपोजिट होता है, विलोम होता है। आमिष, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आमिष, ऐसे, ठीक है। तो बर्तनी की दृष्टि से आमिष बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। निमिलित, कुशासन और गृहस्थ सही है, ठीक है। तो निरामिष मतलब मांस से दूर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका भी पता नहीं कहां चला गया। ये है क्वेश्चन, अनेकार्थी, मैं लिख देती हूं, अनेकार्थी खग। अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है बाण, वज्र। शब्द का अर्थ नहीं है बाण, वज्र, पक्षी, तारा। वज्र, खग का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है, ठीक है। इंद्र के शस्त्र का नाम वज्र था। वज्र के कई शब्द होते हैं, कई मीनिंग होते हैं, जैसे हीरा, कठोर आदि। वज्र के समानार्थी शब्द जैसे कुलिस, पवि, अश्नि, ये हम बाद में देखेंगे। खग को हम जुगनू, हवा, गंधर्व, ये अनेकार्थी शब्द है। ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है। खग में बाण, पक्षी, तारा आता है, तो ये नहीं है, इसमें वज्र नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी न बरसना तो ध्यान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। पानी न बरसना तो धान सूख जाता संकेत वाचक वाक्य है, क्योंकि इसी वाक्य में दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है ना। ये वाक्य, अगर पानी नहीं बरसेगा तो धान सूख जाएगा, तो ये सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर बरसात होगी तभी धान अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका संकेत वाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग्म का अर्थ क्रमशः आदत एवं तीर होता है? बाण एवं बाण, वार एवं बाण, बाण एवं बार, बार एवं बाण। बाण एवं बाण, ठीक है। आदत, बाण एवं बाण, इसने क्या बोला? किस युग्म का अर्थ आदत एवं तीर होता है? तो बाण एवं बाण। बाण का अर्थ तीर होता है, बाण का आदत होता है। आदत का अन्य अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति, ठीक है। तीर का युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। युग्म को हम बोलते हैं पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब जैसे अली, सखी, अली, भौरा, उदत, उद्दंड, उदत, तैयार, कुल, वंश, कुल, कूल, किनारा, जलज, कमल, जलद, बादल, ये सब क्या है? पेयर वाले वर्ड्स हैं। जैसे जलद है तो जलद, बादल, ये एक युग्म वाला वर्ड है। जलज तो कमल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो ऐसे शब्द जो उच्चारण और पढ़ने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उन्हें युग्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है? उत्कर्ष, अभ्युदय, उत्थान या उल्लास। प्रगति, प्रगति का अर्थ क्या होता है? प्रगति, प्रगति के पर्यायवाची होते हैं जैसे समृद्धि, है ना, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। समृद्धि होता है, उन्नति होता है ना, और जैसे प्रशंसा होता है, और बढ़ती, उठान, ठीक है। और उल्लास का भी यही पर्यायवाची, जैसे हर्ष, सुख, आनंद, प्रसन्नता, मोद, प्रमोद आदि, ठीक है। तो कौन सा शब्द जो है प्रगति का पर्यायवाची नहीं है? उल्लास। उल्लास का तो मतलब क्या होता है? हर्ष होता है ना, खुशी जिसे बोलते हैं, प्रमोद, ठीक है। तो ये सब है। तो यहाँ पे प्रगति का पर्यायवाची क्या है? अभ्युदय, उत्थान,
उत्कर्ष लेकिन उल्लास नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंदी बता दिया है, तो इसको अभी हम नेक्स्ट टाइम जीके करेंगे। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।